नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। बिजनौर पुलिस लाइन और नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज आयोजित किया गया है। यहां सैकड़ों लोग यहां पर योग करने के लिए पहुंचे, जिसमें बताया गया है कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसी दौरान यहां पर नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम पर इस मौके पर डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम और एडीएम, खेल अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और आप भी तस्वीरें लगातार देख सकते हैं यहां से कि योग दिवस मनाया जा रहा है और भारी संख्या में यहां पर तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। और इस दौरान योग के जो फायदे हैं वो बताए जा रहे हैं और योगाभ्यास करवाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिस्सा लिया है। और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ बिजनौर से ये सामने आया है जहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस बीच 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित करके दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने ही इनके नामों की अनुशंसा की थी। देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को ही उनका मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है। इनमें से 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने ही इनके नामों की अनुशंसा की थी। मंत्रालय के विधि विभाग के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के ही जस्टिस एस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उन्हें बनाया गया, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय के RM छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया को बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश उन्हें बनाया गया। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस DN पटेल के 13 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद से वहां कोई नियमित चीफ जस्टिस नहीं था। जस्टिस सांघी कार्यवाहक चीफ जस्टिस का कार्यभार देख रहे थे। और राजस्थान के कोटा जिले में नाबालिग बालिकाओं के साथ रेप के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया एक बार फिर से कोटा जिले के इटावा में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर नाबालिग 8वीं की छात्रा के पेट में दर्द हुआ और वो मेडिकल पर दवा लेने गई तो उसे एक युवक अपने साथ बहला फुसला कर भगा कर ले गया। यही नहीं बल्कि उस युवक ने छात्रा के साथ रेप किया और इस मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिका को जयपुर बस स्टैंड से पकड़ लिया है। बाल कल्याण समिति के सामने उसे पेश भी किया गया। रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा ने 14 वर्षीय बालिका को अस्थायी आश्रय दिलाया है और फिलहाल नाबालिग के 164 के बयान होने के बाकी हैं। मधुबाला शर्मा ने बताया है कि काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि वो 8वीं कक्षा की छात्रा है। पेट में दर्द की शिकायत होने पर 14 जून की शाम को ही वो मेडिकल पर दवा लेने गई थी। इसी बीच रास्ते में पास के गांव में रहने वाला एक युवक उसे मिला और जिसने पिछले 1 साल से वो उसे जानती थी। युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ इटावा ले गया। रात होने के कारण एक मंदिर के पीछे उन्होंने शरण ली और यहाँ पर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह होते ही वो उसे बस में बैठाकर कोटा वापस ले आया। मथुरा में फेसबुक पर सिरफिरे युवक से किशोरी ने दोस्ती करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार युवती को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि वो करीब 250 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर से रविवार की देर शाम को मथुरा पहुंच गया। उसने घर में घुसकर किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बचाने आई किशोरी की मां को भी इस युवक ने घायल कर दिया है। बता दें आपको कि इस वारदात के बाद से आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर खुदकुशी कर ली। बता दें आपको कि महिला और आरोपी का फिलहाल उपचार चल रहा है और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना हाईवे के गांव नगला बोहरा में पहुंचकर युवक ने हाथ में शादी के कार्ड में चाकू रखा हुआ था और घर में घुसते ही इस सिरफिरे शख्स ने किशोरी के सामने आते ही कार्ड के अंदर रखे चाकू को निकालकर
उस पर वार करना शुरू कर दिया। जब मां ने बात सुनी और लड़की की चीखें सुनी तो उसकी मां उसे बचाने पहुंची, लेकिन सिरफिरे शख्स ने लड़की की मां पर भी वार कर दिया है। बाद में उसने खुद के सीने पर भी वार कर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि इस वारदात को देखकर उसकी छोटी बहन तनु और छोटा भाई हेमंत काफी दहशत में आ गए। अब मृतका के पिता नगला बोरी निवासी रिटायर्ड फौजी हैं। वो फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और फिलहाल दोनों ही घायलों का इलाज जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया है। योग अभ्यास से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक संक्षिप्त रूप से मौजूद लोगों को संबोधित किया और राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हमारे और पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भले योग की 1-2 प्रक्रिया ही करें, लेकिन जरूर करें। उन्होंने आग्रह किया है कि स्कूलों में भी योग का कार्यक्रम रेगुलर होना चाहिए। कई स्कूलों में जगह पर कमी से प्रेयर एक्सरसाइज योगाभ्यास नहीं होता है। राज्यपाल ने कहा कि शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें या फिर उसके पास कोई कोरोना ग्रसित मरीज ना हो। ऐसी महामारी में भी मानवता को कैसे बचाना है, ये दुनिया को सिखाने को मिला है। और सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। रात में 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए। हर हाल में सो जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने और समाज के लिए संकल्प करना होगा। सुबह से योग और मॉर्निंग वॉक के लिए राजभवन खुला रहेगा। और इस बीच अग्निपथ योजना और ईडी द्वारा राहुल गांधी को समन जारी करने के विरोध में जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। इस दौरान सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और इसी बीच अपने संबोधन में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना एडोल्फ हिटलर से करते हुए कहा कि अगर मोदी हिटलर की राह पर चला तो हिटलर की मौत ही मरेगा। और आगे उन्होंने कहा है कि मोदी को शायद पता नहीं कि हम किस परंपरा को फॉलो करते हैं और ये सोचते हैं कि झारखंड में सीएम को कैसे हटाया जाए, रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी ने हिटलर का सारा अध्याय पार कर दिया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी पर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी हंगामा हुआ। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चैटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया और गौरतलब है कि 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में किसी को यह अनुमान नहीं था कि यह दिन नुपुर शर्मा विवाद की भेंट चढ़ जाएगा। उनके पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर आनन फानन में सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चैटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को पेश किए जाने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। नुपुर शर्मा विवाद के बाद ये मामला विधानसभा और विचाराधीन होने के चलते किसी नाम लिए बगैर ही ये निंदा प्रस्ताव पास किया गया। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व सैनिकों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना से भरा है। और आगे उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी के सभी फैसले राष्ट्रहित में लिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। और सीएम धामी ने आगे कहा कि अगर आप इस योजना का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीएम मोदी द्वारा लाया जा रहा है, तो कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ अपनी ही पार्टी के हित में देख रहे हैं। धामी ने आगे कहा है कि जहां युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, हम भाग्यशाली हैं कि सशस्त्र बलों ने हमेशा देश की ढाल के रूप में काम किया है। दरअसल देहरादून में पूर्व सैनिकों से बातचीत के दौरान
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि आम युवा इस योजना के विरोध में नहीं आए। जो ये राजनीतिक रूप से लाए गए थे या जिन्हें गुमराह किया गया था, वो ही इस योजना का विरोध कर रहे हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित भी किया और कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया गया। यहाँ कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव पर साक्षी बने और इस दौरान सभी प्रोजेक्ट कर्नाटका के युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों को नई सुविधा देंगे और नए अवसर प्रदान करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर है। आगे पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय रेल अब स्वच्छ भी हो रही है और आधुनिक भी। हमें देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचा दिया है जहां पर इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही हैं जो कभी एयरपोर्ट्स और हवाई यात्रा में ही मिल सकता था। महाराष्ट्र के सांगली इलाके में अंबिकानगर में एक ही परिवार में 9 लोगों की संदिग्ध हालात में शव मिले हैं। ये शव 2 सगे भाइयों के परिवार सदस्यों के हैं और पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया है कि यह मामला सुसाइड का लग रहा है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि 2 भाइयों ने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या की है। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने आगे बताया कि रविवार की रात को ही अंबेडकर नगर में एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने जहर खा लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। 2 भाइयों ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली है। मरने वालों में एक महिला शख्स की पत्नी और बच्चे शामिल हैं। सोमवार की सुबह शव मिलने के बाद घटना का खुलासा हुआ है। अब आपको बता दें कि दोनों ही भाई अलग अलग घरों में रहते थे और दोनों ने अपने परिवार के साथ एक ही समय में आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर सांगली के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि एक जगह 6 और दूसरी जगह 3 शव मिले हैं। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से सीमांत क्षेत्रों से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन लाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान धामी ने कहा कि राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के 150 से लेकर 250 तक की आबादी वाले गांव को भी एक योजना के तहत इस सड़क से जोड़ने के लिए मानकों में छूट दी जाए। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांव को ही इसमें शामिल किया गया है। हालांकि सीएम धामी ने कहा कि मानकों में छूट दिए जाने से 250 से कम आबादी वाले गांव को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा धामी ने राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और अत्यधिक ठंड और सड़कों के लिए वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों को समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिए मिलने वाला कम समय के मद्देनजर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की उस समय सीमा और उसके अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीक के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाई जाने के लिए इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएं, जिनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, संबंधित अधिकारियों, विधायकों और सांसदों को जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ में बह जाने की वजह से एक दंपति की मौत हो गई। दोनों के पास ही जंगल में लकड़ी काटने गए थे और बाढ़ के पानी में फंस गए। इस दौरान पति का शव रात में ही मिल गया था, जबकि पत्नी की
जो शव है वो बरामद हुई सुबह। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि श्योपुर में बारिश का कहर जारी है। 3 दिनों से लगातार पानी गिर रहा है, नदी और नाले उफान पर हैं। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय रामस्वरूप और 40 साल की उनकी पत्नी साबी बाई निवासी कोरका के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए थे। बताया जा रहा है कि लकड़ी काटकर जब दंपति सिर पर गट्ठर रखकर लौटे, उसी दौरान आवदा डैम में आ रहे पानी के बहाव की चपेट में आ गए। शाम होने तक दोनों के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पहले आसपास उन्हें तलाशा और आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की तलाश में डैम से करीब 1 किलोमीटर दूर ढाबा गांव के पास रामस्वरूप आदिवासी का शव मिल गया है। रात भर पत्नी की भी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हालांकि पुलिस ने सुबह फिर से एक बार चेकिंग की, जिसके बाद आवदा डैम खदान के पास से महिला का शव भी बरामद कर लिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।